92nd अकेडमी अवार्ड में एक ऐसी बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई। इसमें एक गैर अंग्रेजी फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। ये 2019 में आई एक कोरियन फिल्म थी जिसे बोंग जून उन ने बनाया था और ये फिल्म थी पैरासाइट। ये फिल्म ना सिर्फ उन्होंने प्रोड्यूस की है बल्कि लिखी भी उन्होंने खुद नहीं है। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के साथ साथ बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी अवार्ड मिला था। आखिर इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो इसे इतने सारे अवार्ड मिले? मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करें फिल्म के नाम से, पैरासाइट। हिंदी में इसकी डेफिनेशन सर्च करने पर मुझे पता चला कि इसका मतलब दूसरे जीवों को आहार बना के जीवित रहने वाला पौधा या जीव। पैरासाइट की यह डेफिनेशन फिल्म की शुरुआत में ही स्टेबलाइज हो जाती है जब आप देखते हैं कि किम फैमिली हाफ बेसमेंट में रहती है और दूसरों के वाईफाई पर डिपेंडेंट रहती है। इस परिवार में 4 लोग हैं। की ताई, इनकी वाइफ चांग सुंग, इनका बेटा कीवू जिसका नाम केविन भी है, इनकी बेटी की जेंग जिसे जेसिका भी कहते हैं। यह एक गरीब परिवार है जो मुश्किल से गुजर बसा कर पाता है। हालांकि फिर भी ये लोग साथ में खुश रहते हैं और एंजॉय करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से पिज़्ज़ा बॉक्सेस को फोल्ड करके यह थोड़ी बहुत कमाई कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटी की कमी होना इनकी गरीबी की एक वजह है। ऐसा नहीं है कि ये लोग स्मार्ट नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, इनके पास जो भी नहीं है। हमें इस फैमिली को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तो लगता है कि ये हमारा एक हीरो परिवार है, मगर बोंग जून उनकी फिल्मों में ना कोई हीरो रहता है ना कोई विलन, बल्कि हीरो और विलन के बीच की लाइन है वो हमेशा ही ब्लर रहती है। खैर, एक दिन केविन का एक दोस्त उससे मिलने आता है जो शहर के छोड़ के जा रहा है, मगर वो केविन पर भरोसा करता है और इसलिए उसे एक नौकरी के बारे में बता रहा है। एक्चुअली में ये एक नौकरी नहीं है, उसे एक अमीर फैमिली में जाकर उनकी बेटी को इंग्लिश पढ़ानी है। केविन का फ्रेंड उसे जाने से पहले बताता है कि वो दहाई को पसंद करता है। वो कुछ सालों बाद उसे प्रपोज करेगा। साथ ही साथ वो केविन को एक बड़ा सा पत्थर देता है तो उसे तोहफे के रूप में। हम देखकर सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक पत्थर है, इसे तोहफे में देने की क्या ज़रूरत थी, मगर ईस्ट एशिया में इस तरह के खास पत्थरों को काफ़ी लकी समझा जाता है। केविन को यह पत्थर बहुत पसंद आता है और उसे इसे काफ़ी लगाव हो जाता है। उसे लगता है कि इस पत्थर के उसके घर में आने के बाद इन लोगों की किस्मत पलट जाएगी। खैर, जो ये अमीर परिवार है जिसकी बात हो रही है, उनके भी 4 लोग हैं। डॉन आइन, इनकी बीवी यॉन क्यू, इनकी बेटी दहाई जिसे केविन को पढ़ाना है, और इनका छोटा बेटा दिसोंग। केविन को बहुत जल्द ही एहसास हो जाता है कि यह परिवार काफ़ी अमीर है और इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि दहाई का छोटा भाई दिसोंग शायद बीमारी और स्टेबल नहीं है, उसे कुछ प्रॉब्लम है। इनकी बात का इस्तेमाल करते हुए वो उसकी बहन को इंट्रोड्यूस कराता है इस परिवार से। हालांकि वो यह नहीं बताता कि जिसे वो इंट्रोड्यूस कराने वाला है वो मेरी बहन है। केविन योन क्यू को कहता है कि वह एक आर्ट थेरेपिस्ट को जानता है जिसका नाम जेसिका है। जेसिका जब पहली बार पार्क फैमिली के घर में पहुंचती है तो यहाँ पर काफ़ी शो ऑफ करती है। ऐसे दिखाती है जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है आर्ट का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस ठीक ठाक फ़ोटोशॉप कर लेती है। वो यहाँ दसों की माँ यानी योन क्यू को इम्प्रेस करने में कामयाब होती है। वो कहती है उसे हफ्ते में कई बार आना होगा उनके बेटे को पढ़ाने के लिए, उसकी आर्ट थेरेपी के लिए, जिसे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे। पाक परिवार को लग रहा है उन्हें अपनी बेटी और बेटे दोनों के लिए काफ़ी अच्छे ट्यूटर्स मिल चुके हैं जो अमेरिका से पढ़कर आए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों भाई बहन मिलकर ना सिर्फ पाक फैमिली को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बल्कि केविन अपने दोस्त का भरोसा भी तोड़ रहा है। उसे पता है उसका दोस्त दहाई को पसंद करता है, मगर मौका मिलते ही केविन खुद दहाई के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। खैर, एक दिन जेसिका अपने घर वापस लौट रही होती है और उसे ऑफ़र किया जाता है कि वह पार्क फैमिली की गाड़ी में उसे घर तक ड्रॉप कर दिया जाए। गाड़ी के अंदर मौजूद ड्राइवर जेसिका से बात करने की कोशिश करता है, मगर जेसिका उसी को मना कर देती है। वो अपनी अंडरवियर गाड़ी के अंदर ही छोड़ देती है
क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान पहले से रेडी होता है। अगले दिन गाड़ी के मालिक यानी डॉन राइट को वहाँ वही अंडरवियर मिलती है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है और उन्हें लगता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो बहुत ही चीप किस्म का इंसान है। वो इनकी गाड़ी का गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह लोग इस ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। अब जेसिका की प्लानिंग यह थी कि जब ड्राइवर को नौकरी से निकाला जाएगा तो यह लोग अपने पिता को इंट्रोड्यूस करेंगे बतौर ड्राइवर। हालांकि इनके पिता ने ड्राइवर के तौर पर पहले कभी काम नहीं किया है। हमें दिखाया जाता है कि किस तरह ये लोग गाड़ी के शोरूम में जाके अपने पिता को समझाते हैं कि यह शानदार गाड़ियों को कैसे चलाया जाता है, जो आजकल नई गाड़ियाँ आई है उसके सिस्टम कैसे काम करते हैं। देखते ही देखते की टाई यानी कि जेसिका और केविन के पिता भी इस फैमिली के लिए काम करने लगते हैं बतौर ड्राइवर। अब यह तीनों मिलकर इस घर की हाउसकीपर को टारगेट बनाते हैं और उसकी नौकरी से निकलवाने की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि यह हाउसकीपर नौकरी से चली जाए तो यह अपनी फैमिली की चौथी मेंबर यानी कि हाउसकीपर की जगह पर सेट कर देंगे। ऐसे में इन चारों के पास नौकरी होती है, जो अपने आप में इन चारों के लिए बड़ी खुशी की वजह थी। किम फैमिली को पता चलता है कि इस फैमिली में काम करने वाली हाउसकीपर को पिचेस से एलर्जी है। इस बात का इस्तेमाल करते हुए यह लोग इसके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। केविन के पिता मोनक्यू के दिमाग में इस बात को डालते हैं कि इस औरत को टीबी है। आपके घर में टीबी का इंसान कोई काम करेगा तो आपके बच्चों की जान को और उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। योनक्यू इस बात से डर जाती है और अपने हाउसकीपर को घर से निकाल देती है, यानी कि अब हाउसकीपर की जगह भी नौकरी के लिए खाली है। अब इंट्रोड्यूस होती है केविन और जेसिका की माँ मॉन दो की जगह पर चोंग को हायर कर लिया जाता है। किम फैमिली उनके सामान को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने लगती है। ये चारों ये नौकरी पाकर काफ़ी खुश है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि नौकरी मिलना कितना बड़ा काम है। इन चारों को काम मिल जाता है, इतना ही इनके लिए काफ़ी है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये लोग इस घर पर पूरी नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इस घर को हड़पना चाहते हैं, मगर जितना ज़्यादा हो सके उतना इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक रात पाक परिवार घर से बाहर रहता है, कैंपिंग के लिए कहीं गए होते हैं और ऐसे में यह किम फैमिली के चारों लोग पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। इस मोमेंट तक आप फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट इन्हें दे सकते हैं। इन्होंने नौकरी पाने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी से निकलवाया, चालें चली। अब जब ये पाक फैमिली के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फंस जाएंगे और जो ये नौकरी इनको मिली है इनके हाथों से चली जाएगी। शायद ये लोग अपनी हद पार कर रहे हैं। यहीं से कहानी की दिशा चेंज होती है और आपको लगेगा कि आपने दूसरी फिल्म में एंट्री कर ली है। ये लोग पाक फैमिली के घर में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी घर की बेल बजती है, जिससे ये लोग घबरा जाते हैं। पता चलता है कि बाहर मून कोंग है, यानी कि घर की पुरानी हाउसकीपर। वह कहती है कि मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए घर में आने दो, मेरा कुछ सामान बेसमेंट में छूट गया है। यनसुक पहले तो दरवाजा खोलने से इनकार करती है, पर मून कोंग की बात मान जाती है और उसे घर में आने देती है। यही एक वो मोमेंट है जिससे आपको लगता है कि काश यनसुक ने दरवाजा नहीं खोला होता। उसने कहा होता कि पाक परिवार के लोग घर में नहीं है और इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मगर ऐसा नहीं होता और मून कोंग घर के अंदर एंट्री कर जाती है। फिर वो किचन के रास्ते से होते हुए एक छुपा हुआ दरवाजा खोलती है। पता चलता है कि इस घर के नीचे एक बंकर है। इस बंकर में मून कोंग का हस्बैंड रह रहा है कई सालों से। इस हस्बैंड के बारे में पाक फैमिली कुछ भी नहीं जानती।
एक दिन डोंग हाइक ने गाड़ी में कहा था कि हमारी हाउसकीपर 2 लोगों का खाना खा जाती है। एक्चुअली मून कोंग अपने हस्बैंड के लिए खाना बचाती थी और उसको बेसमेंट में ले जाकर ये खाना देती थी। पता चलता है कि मून कोंग का जो हस्बैंड है उसने काफी ज्यादा लोन ले रखा था, इसलिए उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और वो यहाँ से बाहर जाएगा तो जो लोन शार्क्स यानी कि जो गुंडे हैं उसे पकड़ लेंगे और शायद उसे मार दे अपनी जान बचाने के लिए। और वो ये लोन चुका नहीं सकता, इसलिए वह बंकर में छुपा हुआ है। इस बंकर के बारे में पाक फैमिली को कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली ये जो घर है वो पहले एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट का घर था। आर्किटेक्ट ने ये घर बेच दिया, छोड़ दिया और वो कहीं और चला गया। ये हाउसकीपर यानी कि मून कोंग उस आर्किटेक्ट की भी हाउसकीपर थी। आर्किटेक्ट तो वहां से चला गया, पर मून कोंग आज भी इस घर के लिए काम कर रही थी, बेसिकली जब तक कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया था। इस बंकर के बारे में मून कोंग के अलावा कोई और नहीं जानता था, क्योंकि आर्किटेक्ट ने पाक फैमिली को इस बंकर के बारे में बताया ही नहीं था। खैर चंगसुक मून कोंग को बताती है कि वो पुलिस को कॉल कर देगी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को यहाँ छुपाया था। ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मगर इससे पहले चंगसुंग की बातें यहाँ काम करती और हुन वोंग और उसका हस्बैंड यहाँ से जाता। किम फैमिली के जो बाकी के लोग हैं वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं और स्लिप हो जाता है उनका पैर। उन वोग को पता चल जाता है कि ये चारों लोग जो इस घर में अलग अलग पदों पे बैठे हुए हैं, बेसिकली ये चारों एक ही फैमिली के हैं। वह यानी कि एक ही फैमिली का हिस्सा है। मून कोंग इस मौके का इस्तेमाल करती है और एक वीडियो बना लेती है। वो धमकी देती है कि ये वीडियो पार्क्स को भेज दूंगी। अब इस सिचुएशन में आपको लग सकता है कि इन दोनों परिवार को आपस में मेल जोल कर लेना चाहिए था और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं होता। ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और खुद पार्क फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में किम फैमिली के चारों लोग एक कोने में बैठे होते हैं, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं कि उनका वीडियो पार्क फैमिली को नहीं भेज दिया जाए, इनकी नौकरी इनके हाथ से नहीं चली जाए। वही मून कोंग काफी मस्ती के मूड में है। वह नॉर्थ कोरियन यूजर की ट्यून में मिमिक्री करती है और काफी मजाक करती है। इन सभी के सर पर काफी पहाड़ गिरता है तब जब फोन बजता है। पता चलता है कि पार्क फैमिली वापस आ रही है। बारिश की वजह से इन्हें कैंपिंग ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। जल्दीबाजी में ये मून कोंग के हस्बैंड को बांधते हैं मिलकर और मून कोंग को धक्का मार देते हैं सीढ़ी से नीचे। किम परिवार के 3 लोग यानी कि जेसिका, केविन और की टाइक ड्राइंग रूम के टेबल के नीचे छुप जाते हैं और वहीं चंगसुक को एक डिश बनाने का ऑर्डर दिया गया है फोन पर। वह जल्दी जल्दी इस काम में लग जाती है। खैर पाक फैमिली घर वापस आ चुकी है। द सोंग वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाहता। वह कैंपिंग के मूड में था, इसीलिए घर के आंगन में ही अपना कैंप लगाना चाहता है और उसके माता पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और खुद काउच पर सो जाते हैं। वहीं से वो अपने बेटे पर नजर रख रहे हैं। यहाँ पर डोनाइक ऐसी बात करता है जिससे कि कीटाइक को बुरा लगता है। वह कहता है कि कीटाइक के पास से हमेशा बदबू आती रहती है। वह कहता है कि इस वक्त भी इस कमरे से बदबू आ रही है। जाहिर सी बात है, इस टेबल के नीचे कीटाइक छुपा हुआ है। जिस भी स्मेल की बात कीटाइक कर रहा है वो यहाँ पर होगी ही सही। डोमाइक ये भी कहता है कि उसकी गाड़ी के अंदर भी बदबू आती रहती है कीटाइक की वजह से। वह कहता है कि जो लोग भी सबवे में यानी कि मेट्रोस में सफर करते हैं उनके पास से बदबू आती है। डोमाइक एक ऊपरी तौर से आम आदमी लगेगा, उसके बारे में पता चलता है कि वह अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत फर्क करता है और अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को नीची नजर से देखता है। वह जिस तरह से कीटाइक के बारे में बात कर रहा है काफी इनसेंसिटिव है। कीटाइक का चेहरा दिखाया जाता है और जाहिर है कि कीटाइक को यह बात अच्छी नहीं लग रही। आखिर वह एक इंसान है, उसके बारे में इस तरह से बात की जाएगी तो उसे बुरा तो लगेगा ही। खैर अब पाक फैमिली के सबसे छोटे मेंबर दसोंग के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी माँ हमेशा इस बात से परेशान रहती है कि दसोंग को स्पेशल केयर की जरूरत है।
उसकी बहन दहाय इस बात से चिढ़ती भी है कि दसोंग को ज्यादा टेंशन मिलती है। कई साल पहले दसोंग के बर्थडे के दिन वह रात को उठकर वह अपना केक खा रहा था फ्रिज में से निकाल कर, और उसे बंकर में से कोई बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। दसोंग उस इंसान को देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि इस घर में भूत रहता है। हालांकि हमें पता चलता है कि ये कोई भूत नहीं, घर की पुरानी हाउसकीपर का हस्बैंड था जो बंकर में छुप कर रहता था। रात के वक्त वो अक्सर बंकर में से बाहर आता था ताकि खाने पीने की चीजें चुरा सके और उन्हें वापस बंकर में ले जा सके। उस रात दसोंग इतना डर जाता है कि उसे सीजे का अटैक आ जाता है। तब से ही ये परिवार अपने बेटे का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं और उसकी हर जिद मानते हैं। दसोंग की माँ योन कुए कहती है कि जब उसे सीजर का अटैक आएगा तो उसे 15 मिनट में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। खैर रात भर ये बच्चा यार्ड में कैंपिंग करता रहता है और टेबल के नीचे छुपे हुए तीनों लोग यहाँ से धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। किसी तरह इनकी जान बचती है और ये पकड़ में नहीं आते हैं। जब फाइनली ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बारिश की वजह से इनका घर डूब चुका है। बेसमेंट में हर जगह पानी भर चुका है। इनके पास जितना भी सामान था वो सारा के सारा बर्बाद हो चुका है। ये अपने घर में नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका घर डूबा है, बल्कि ये पूरा मोहल्ला ही परेशान है। शहर के जिस एरिया में ये लोग रहते हैं वो काफी गरीब इलाका है। वहाँ का सीवेज सिस्टम गड़बड़ है, वहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी हैं और वहाँ रहने का इंतजाम बिल्कुल सही नहीं है। किम फैमिली के साथ साथ इनके पड़ोसी भी होमलेस हो चुके हैं या एक जगह पर एक कॉमन जिम में एक रात गुजारते हैं और अपनी किस्मत पर रोते हैं। वहीं हमें बंकर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मून कोंग की मौत हो चुकी है। उसके सर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से मून कोंग को जो कंकर्शन होता है और धीरे धीरे उसकी जान निकल जाती है। उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं कर पाता। अगला दिन शुरू होता है और पाक फैमिली डिसाइड करती है कि अपने बेटे के बर्थडे पर बड़ी पार्टी दे। असोम के बर्थडे की वजह से ये लोग एक कैंपिंग पर गए थे, मगर बारिश की वजह से कैंसिल हो गई और उसी की भरपाई करने के लिए ये लोग एक आलीशान पार्टी दे रहे हैं। पाक फैमिली किम फैमिली के बाकी मेंबर्स को एक एक करके पार्टी में बुलाती है, इसे गेस्ट नहीं बल्कि काम करवाने के लिए। किम फैमिली का पूरा घर डूबा हुआ है, मगर वह पाक फैमिली की पार्टी को आलीशान बनाने में लगे हुए हैं। की टाइक जॉन यू के साथ जाकर शॉपिंग करवाता है और गाड़ी से वापस लौटते वक्त योन क्यो एक कमेंट करती है। वह कहती है कि शुक्र है बारिश हुई, आसमान साफ कितना लग रहा है, पोल्यूशन भी कम हो चुका है। जिस बारिश के होने पर योंग क्यो शुक्र अदा कर रही है, उसी बारिश ने किम फैमिली का घर डुबा दिया कि आस पड़ोस के लोगों को भी बेघर कर दिया। फिल्म में छोटे छोटे ऐसे सीन हैं जो इस बात का एहसास दिलाएंगे कि गरीबी और अमीरी के बीच कितना फर्क होता है। एक अमीर इंसान बारिश के होने पर खुश होता है, वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बारिश की वजह से बेघर हो जाते हैं। फिल्म में सोसाइटी के बीच जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। फिर थोड़ी ही देर में योन क्यो गाड़ी की खिड़की खोल देती है क्योंकि उसे विक्की टाइक के पास से बदबू आ रही है। वापस चलते हैं पाक परिवार के घर पर जहां पर पार्टी की प्लानिंग हो रही है। जहां दसोंग के पिता डोन आइक की टाइक से कहते हैं कि हमें नेटिव अमेरिकन्स का रूप धारण करना होगा। वह अपने बेटे को सरप्राइज करना चाहते हैं। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि दसोंग को तीर चलाना बहुत अच्छा लगता है। उसे खुश करने के लिए उसके पिता यानी कि डॉन आइक एक छोटी सी कहानी रचते हैं। वह कहते हैं कि पार्टी में जेसिका के हाथ में केक होगा, वह आगे बढ़ और उस पर हम अटैक करेंगे। बेसिकली वो अपने बेटे को खुश करने के लिए एक छोटा सा नाटक रच रहे होते हैं। कि टाइक जाहिर सी बात है काफी अपसेट है, मगर अपने बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहा है। मगर डॉन आइक को की टाइक का डिसइंटरेस्ट साफ साफ दिख जाता है और तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, तुम यहाँ रहकर एहसान नहीं कर रहे हो। हालांकि आप सोच सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पैरासाइट कौन है। की टाइक इस फैमिली के लिए बतौर ड्राइवर काम कर रहा है। उसका काम नेटिव अमेरिकन बनकर नाटक करना नहीं है। पाक फैमिली की टाइक यानी कि किम फैमिली के लोगों को जो भी पेमेंट करती है उसके बदले पूरा काम लेती है।
जैसे इस पार्टी में जेसिका को बुलाया गया है और वह केक उठा सके ताकि दसों खुश रह सके। फिर वहीं दाई के कमरे में कि वो उसके साथ मौजूद है और वह नीचे पार्टी की तरफ देख रहा है। उसे लग रहा है कि ये लोग कितने कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पार्टी जल्दी में अरेंज करी गई है, फिर भी ये लोग कितने सज धज के आए हैं। उसे लगता है कि दाहिर से शादी करने का एक सपना सपना ही है, यह हकीकत नहीं हो सकता। वह यहाँ इससे पूछता भी है कि मैं लगता है कि मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ। दाई एक टीनेजर एक बच्ची है, उसे वह कहती है कि हाँ, क्योंकि वह सोसाइटी के फर्क को ठीक से नहीं समझती अभी। ईवू के दिमाग में कोई बात आती है, कोई फैसला आता है और वो बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ा देता है। उसके पास वो पत्थर है जो कि उसके दोस्त ने उसे दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि वह इतने बड़े पत्थर को लेकर बंकर में क्यों जा रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि वह दोनों लोगों को मारना चाहता है। खैर बंकर के अंदर जब वो कदम रखता है तो उसके हाथ से वो पत्थर छूट जाता है और वह नीचे उतरता है और मूंग कोंग को एक तरफ पड़े हुए देखता है। तभी मून कोंग का हस्बैंड यानी कि योन से पीछे से वार करता है। केविन भागने की कोशिश करता है, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक आ जाता है, मगर मून कोंग का हस्बैंड योन से उसे मार डालता है। किचन में हर तरफ खून ही खून है। क्वान से यानी कि इस घर के नीचे रहने वाला पैरासाइट काफी गुस्से में है। उसके आंखों के सामने उसकी बीवी ने दम तोड़ा। उसने मरते मरते कहा था भी कि चंगसुक का नाम याद रखना। उसने लात मारकर मुझे सीढ़ी से नीचे धक्का दिया। अब वह किम फैमिली को खत्म करना चाहता है। वह चाकू उठाता है और आगे बढ़ता है। वहीं बाहर यार्ड में पार्टी चल रही है। जेसिका के हाथ में केक है और उस कौन से कि उस पर नजर पड़ती है और वह उस पर चाकू चला जाता है। इसके बदले चन सुक जेसिका की मां उस पर हमला करती है और उसे मार डालती है। वहीं ग्वेन से को देखकर पाक फैमिली के छोटे बेटे दसोंग को सीजर का अटैक आ जाता है और जमीन पर गिरता है। हर तरफ इतना खून खराबा हो रहा है। जेसिका के सीने में चाकू घुसा हुआ है और सामने एक और आदमी मरा हुआ पड़ा है, मगर डॉन येक की नजर में सिर्फ अपने बेटे की जान की वैल्यू है। वह अपने ड्राइवर यानी कि कीटेक से गाड़ी की चाबी मांगते हैं और कीटेक की आंखों के सामने उनकी बेटी दम तोड़ रही है। वह नजरें उठाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका बेटा केविन भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पाक फैमिली की बेटी यानी कि दहाए केविन को लेकर जा रही है बाहर की तरफ। कीटेक को कुछ समझ नहीं आ रहा। वह चाबी अपने बॉस की तरफ उछालते हैं और वह गिर जाती है। इसी चाबी को उठाने के लिए डोनाइक नीचे झुकते हैं, मगर अपनी नाक को कवर करके। बेसिकली उनकी आंखों के सामने दो लोग मर रहे हैं, मगर उनका दिमाग इतना काम कर रहा है कि वह अपनी नाक ढक सके। उनके लिए इस सिचुएशन में भी अब तक बदबू ज्यादा स्पेशल है। किटाइक का दिमाग इस बात पर पूरी तरह से खराब हो जाता है जैसे स्विच ही फ्लिप हो गया। वह अपनी जगह से उठते हैं और चाकू लेकर डोनाइक के सीने में उतार देते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि डोनाइक ने अपनी नाक नहीं ढकी होती तो वो उस पर चाकू नहीं चलाया जाता। बाद में हमें पता चलता है कि कीटाइक किसी घर के बंकर में जाके छुप गया ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। इस घर में 4 मौतें हुई हैं। घर की पुरानी हाउसकीपर, उसका हस्बैंड, जेसिका और डॉन आइक। लगभग 1 महीने के बाद केविन कोमा से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है, पिता गायब है। दहाए ने सही वक्त पर केविन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जिस वजह से उसकी जान तो बच गई है, मगर दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वह हर बात पर हंसता रहता है। पुलिस को बंकर के बारे में पता तो नहीं, मगर पता चलता है कि इस परिवार ने मिलकर पाक फैमिली को बेवकूफ बनाया। चंगसुक कीवू यानी कि केविन पर मुकदमा चलता है, मगर फिर इन्हें प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। ये दाइक की तलाश अब भी जारी है। पाक फैमिली में अब सिर्फ माँ और 2 बच्चे बचे हैं। वह इस घर को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। केविन दोबारा कभी भी दहाई से नहीं मिलता। उसे इस घर को देखना अच्छा लगता है। वह अक्सर दूर पहाड़ी से इस घर को देखता रहता है। पाते हैं फिल्म की एंडिंग पर, जिसे लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हैं और दिखाया गया है कि कीवू को कुछ लाइटें जलती बुझती दिखती है
और उसे समझ में आता है कि यह एक मोर्स कोड है। उसे यह पता था कि बंकर में बल्ब का स्विच है। उसे याद है कि पुरानी हाउसकीपर का हस्बैंड इस बटन को बार बार दबाता था। केविन को लगता है कि बंकर में शायद उसके पिता छुपे हुए हैं और उसे किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस कोड को अपने पेपर पर उतारता है और उसे अपने पिता का मैसेज मिलता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके पिता ठीक हैं। वह अक्सर रात के वक्त बंकर से बाहर आते हैं, फिर फ्रिज से खाना चुराते हैं और वापस बंकर में चले जाते हैं। वह अपने पिता के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें बताता है कि वह बहुत सारे पैसे कमाएगा और एक दिन इस घर को खरीदेगा ताकि उसके पिता बिना किसी डर के इस बंकर से बाहर आ सके। हमें यह विजुअल भी दिखाया जाता है मगर यह रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक सपना है। केविन इस घर को नहीं खरीदता, उसके पिता बंकर में ही बंद रहते हैं। सोसाइटी की जो ये क्वालिटी थी वह कभी भी बढ़ नहीं पाती। गरीब गरीब ही हो जाता है और अमीर अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। फिल्म के डायरेक्टर बोन जून हो का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। मैं पता चला कि उन्होंने जानबूझकर ये फिल्म का जो आखिरी सीन है वह जानबूझकर डाला गया है ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो सके। केविन कभी भी उस घर को नहीं खरीद पाएगा, सिर्फ इसके सपने देख सकता है। सोसाइटी में जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो फर्क है उसे भर पाना इतना आसान नहीं है। आप ये भी सोच सकते हैं फिल्म में अच्छा कौन था और बुरा कौन था, पर फिल्म की कहानी इस बात को सेटल ही रखती है। आप हीरो या विलन नहीं चूज कर पाएंगे कहानी में, क्योंकि हर कोई बुरा है और हर कोई अच्छा है। बेसिकली हर कोई अपने हालात का शिकार है और उन्हीं हालात के हिसाब से रिएक्ट करता है और बिहेव करता है। आप ये भी सोच सकते हैं अगर इन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ नौकरी की होती, भले से झूठ बोल के ही सही, मगर इस घर में पार्टी नहीं कर रहे होते, तो शायद वो सब भी कुछ ना होता जो शायद हुआ। वहीं पाक फैमिली को आप निर्दोष समझ सकते हैं। ये बात भी क्लियर है कि ये यहाँ अपने काम करने वाले लोगों को नीची नज़र से देखते हैं, उन्हें बराबर नहीं समझ सकते। ऐसा कहना कि इन लोगों के पास से बदबू आती है काफ़ी डिमीनिंग है। ये लोग असलियत से कोसों दूर है। वहीं कीवू यानी केविन ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा तोड़ दिया और दहाय को डेट करने लगा। इनफैक्ट वो अपने परिवार को वही बातें बोलता है जो उसके दोस्त ने उससे की थी, यही कि जब दहाय कुछ सालों बाद यूनिवर्सिटी में चली जाएगी तो वो उसे प्रपोज करेगा। एकदम प्रॉपर दिखने वाली घर की हाउसकीपर उन वांग का भी एक डार्क सीक्रेट था। उसने अपने इस घर के नीचे बंकर में अपने पति को लोगों से बचाने के लिए छुपा रखा था। जब घर में कोई नहीं रहता था तो वो इस घर का कंफर्टेबली इस्तेमाल करते थे। योन क्यो भी एक सच्ची इंसान नहीं थी। जब वो केविन को पैसे देती थी तो उसमें से कुछ पैसे निकाल लेती थी और केविन से कहती थी कि उसको पहले वाले ट्यूटर से ज़्यादा पैसे दे रही है। जो बात छूटती हमें दिखाया जाता है कि जब वो कमरे में अकेले रहती है तो एनवलप से कुछ पैसे पहले ही निकाल के रख अलग कर देती है और फिर ये एनवलप केविन को देती है। तो उसने एक्चुअली पुराने ट्यूटर से कम पैसे दिए थे, ना कि ज़्यादा। बाकी वो अपने घर की हाउसकीपर को घर से निकालते वक्त भी झूठ का सहारा लेती है। वहीं उसका पति डोंग आई भी अपने घर में काम करने वाले लोगों का फ़ायदा उठाता है, उनसे वो सब काम कराता है जिसके वो उनसे पैसे नहीं देता है। जस्ट बिकॉज हम किसी को पैसे देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा गुलाम है और वो हमारा हर कोई काम करेगा। कहानी में इन इक्वलिटी को बहुत आसानी से दिखाया गया। इस फिल्म की वजह से ही जब बारिश होने पर अगली बार जब आप खुश हो तो उसमें थोड़ी थोड़ी उदासी भी घुल जाए।